Very good morning to all of you. I am Sandeep. I welcome you all to my channel Sandeep Study Center. Today I am going to discuss about सोम डायनेस्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसके बारे में देखना है, आपको इसके बारे में देखना है कि अलग अलग शाखाओं में जो है छत्तीसगढ़ में शासन किए हुए हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले जो भी क्लासेस हैं, जो भी नए जुड़े हुए हैं, जैसे कि मुझे पता चलता है ग्रुप्स हैं, जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स है, व्हाट्सअप कम्युनिटी है, और जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे कई नए जुड़ते जाते हैं। तो एक एक करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक एक करके आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल में पहले जाएंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके आप क्लास अटेंड करते आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। और यहाँ से भी ऐसा भी नहीं है कि सोमवंश का लिंक हमने वहाँ पे छोड़ा है जहाँ से आपको समझ नहीं है। फ्रेश ढंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, सोमवंश से भी आप स्टार्ट कर सकते हो यदि आपको पहले का हो चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमें बात करनी है। इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए क्या क्या इसके बारे में हमें बात करनी होगी। देयर विल बी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन होगा, इसके बारे में देखना होगा। फिर आपको पता है इसके बारे में हम लोग शासकों पे चलते हैं, रूलर्स पे बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, रूलर्स पे बात करेंगे। उसके बाद बीच बीच में आपको इसकी स्थापत्य कला कई आपको नजर आएंगे, इनके मंदिरों का निर्माण होगा और जो भी चीज़ें बचती है आपको पता ही है, हम लोग उसे रिमार्क्स के तौर पे देखते ही हैं कि उसके बारे में विशेष क्या होता है। तो एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आप लिंक कर पाएंगे। पहले जो क्लासेस हैं उससे आप लिंक कर पाएंगे। वो कैसे? पिछले जो हमने पढ़ा था सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट रूलर कौन था। लास्ट रूलर वाज द प्रवरराज सेकेंड। अब आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रवरराज सेकेंड को आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज़ें क्लियर होंगी और आपके, है ना, क्योंकि मेरा काम है कि आपके दिमाग में एक एक चीज़ को भरना, ताकि आप जो है वहाँ से अच्छे समझ पाएँ और यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखेंगे लास्ट रूलर के बारे में आप एक बार देखने की कोशिश करें, जो कि सरबपुरी डायनेस्टी, इसके पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था प्रवरराज। क्या नाम था? प्रवरराज सेकेंड। अब इसकी हत्या करते हैं। इसकी हत्या किसने की थी? वहाँ भी मैंने बताया था इंद्रबल के द्वारा, ठीक है। इसकी हत्या कर दिया जाता है किसके द्वारा? इंद्रबल के द्वारा इसकी जो है हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार इंद्रबल इस वंश का, ठीक है, सोमवंश का रियल फाउंडर होता है, क्योंकि इसकी हत्या करने के बाद इंद्रबल एक, ठीक है ना, नई डायनेस्टी का नींव रखते हैं छत्तीसगढ़ में, और वो डायनेस्टी होता है सोमवंश। तो आपको पता चल गया होगा कि सोमवंश, है ना, इस डायनेस्टी का निर्माण किस टाइप से हुआ है। हालांकि आपको बता दूं, 2 शिलालेख आपको और मिलेगा, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इससे बहुत आसानी होती है आपको समझने में, क्योंकि हम लोग जो चीज़ लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखवाया जाएगा, उसको आप लिंक करवाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। 2 शिलालेख है। कालिंजर शिलालेख, जो कि किसका? उद्यन, किस वंश का प्रथम शासक होगा। उद्यन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और कालिंजर जो शिलालेख है, कालिंजर रॉक एडिट रिलेटेड टू हिम, वो उससे संबंधित है। और वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था। वी गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस प्रकार से आपको इसके संबंध में संस्थापक भी मिल जाता है और इसके संबंध में वास्तविक संस्थापक भी मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें आपसे, दोनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। इसकी जो रूलिंग पीरियड है वो 6वीं शताब्दी आसपास रही है। तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। आप पेन कॉपी उठाइए और फिर अपने, ठीक है ना, नोट करने की कोशिश करिए, या फिर आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे नोट करें। जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको नोट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सेम ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंट तो रहता है नहीं। मेरा काम समझाना है और जो नई चीज़ मिलता है उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों, इवन यहाँ पे आपको ओडिशा का नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये दक्षिण कौशल की, इन्होंने दक्षिण कौशल के अलग अलग क्षेत्रों में जो है शासन किया हुआ है, ठीक। पहला आप देखेंगे आपको मैकल मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको सिरपुर मिलेगा, ठीक, सिरपुर का पांडुवंश मिलेगा, ठीक है, या फिर सोमवंश के नाम से है मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा का, ठीक, ये सिरपुर वाला हो गया। उसके बाद और आप देखेंगे, ठीक है, ये आपको ओडिशा हो गया, मैकल, सिरपुर, ओडिशा, कांकेर का सोमवंश हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो मैंने जैसे बताया कि किस प्रकार से स्थापना हुई है, वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है। लेकिन इसके पहले भी आपको ये चीज़ जानना होगा, इन्होंने दक्षिण कौशल में अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया है, शासन किया हुआ है। जैसे मैकल का सोमवंश, आप ऐसी बुक में देखे होंगे, मैकल का सोमवंश, क्लियर है, सिरपुर का सोमवंश, और देखेंगे ओडिशा का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। लेकिन सिरपुर के सोमवंश को, ठीक है ना, पांडुवंश, क्लियर है, पांडुवंश, पांडुवंश क्यों कहा जाता था, लेकिन इतिहासकार, ठीक है, क्यों कहा जाता था, ये आपके मन में आ गया होगा। तो देखेंगे सिरपुर के सोमवंश को पांडुवंश इसलिए कहा जाता था क्योंकि, ठीक, इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि ये भी सोमवंश है, ये भी सोमवंश है, ये भी सोमवंश है।
तो इन सोमवंशों से खुद को अलग दिखाने के लिए, ठीक है, खुद के ग्लोरीफाई के लिए, ठीक है ना, इन्होंने पांडु शब्द का यूज़ किया था। पांडुवंश, खुद को पांडुवंश कहा था। यही कारण है कि सिरपुर के बारे में दोनों देखते हो, सोमवंश, पांडुवंश, लेकिन किताबों में हम लोग इसको लिखना ही पड़ता है, क्योंकि क्या पता है ये बाणवंश मतलब पांडुवंश के नाम से आ जाए, इसलिए आपको किताबों में देखा मिलता है उड़ीसा का सोमवंश या पांडुवंश, कांकेर का सोमवंश या पांडुवंश, इसका उसी प्रकार। तो अब हमें बात करनी है एक चीज़ पे, आज देखेंगे, आज हमें सिरपुर के पांडुवंश पे बात करनी है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपको मैकल वाला देखेंगे, फिर हम लोग इन पे चलेंगे। क्लियर है? एक चीज़ इसमें देखेंगे, ये चंद्रवंश से संबंधित जितने भी पर्याय है, इसका मतलब चंद्र से संबंधित जितने भी है ना नाम है, ये इनके अन्य नाम है। जैसे चंद्रवंश, ये सोमवंश तो है ही, सीतांशु वंश, शशि वंश, चंद्रवय वंश, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को पता है कि चंद्रवंश से संबंधित इनका पर्याय है, तो कहीं ना कहीं वो पर्यायवाची से निकल ही जाएगा, आंसर बन ही जाएगा। तो इनका उपनाम इस टाइप से भी है। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, संस्थापक बारे में बता दिया, किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग इन्होंने, ठीक है ना, शासन किया, इसको भी बताया। और आज हमें पढ़ना है सिरपुर के पांडुवंश, इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिरपुर का पांडुवंश, ठीक है ना। संस्थापक कौन है? ठीक, संस्थापक है आपका उदयन, इसको आप लिखते जाएंगे, उदयन, ठीक। इस वंश का वास्तविक संस्थापक होगा, ठीक, कौन होगा? आपको अभी पता चला है, इंद्रबल। क्लियर है? तो इस वंश का संस्थापक कौन है? उदयन। कैसे हुए इसको भी मैंने बताया है, ठीक है। कहाँ से पता चलता है हमें? कि लांजर अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद मैंने कहा है कि वास्तविक संस्थापक इंद्रबल है, क्योंकि इन्होंने किनकी हत्या की है? जो आपके सरबपुरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? आपका हो जाएगा प्रवरराज सेकंड। प्रवरराज सेकंड की हत्या करके इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक नई डायनेस्टी की नींव डाली, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हो आप कि इन्होंने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की है। ही स्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी, जिसका नाम क्या है? सोमवंश। तो सोमवंश की स्थापना किसने की है? इंद्रबल ने की है। और आपको संस्थापक पूछे तो कौन रहेगा? उदयन रहेगा। वास्तविक अगर पूछे हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? इंद्रबल। ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी शासन काल पे मैं बात करना चाहूँगा। शासन काल इनका रहेगा आपका, ठीक है ना, छठवीं और 7वीं शताब्दी। क्लियर है? रूलिंग पीरियड अराउंड 6th 7th सेंचुरी। अब इसके आगे और जाएंगे राजधानी, ठीक है। और आप ना आपके जो बुक में एक्स्ट्रा मिलता है उसके लिए घबराइएगा मत। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है जब आप पूरी चीज़ों को पढ़ते हो, वहाँ से कई चीज़ें निकाल के इंट्रोडक्शन के तौर पे आपके बुक में सामने लिख दिया जाता है। तो इससे आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कम है और बुक में है वो ज़्यादा है। उसकी चिंता नहीं करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब चीज़ मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। इस बात की गारंटी है कि आपको किसी चीज़ से कम नहीं मिलेगी। आप किसी की क्लास अटेंड कर रहे हो, वहाँ से कम नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी उनसे ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन कम तो नहीं रहेगी। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छी लेवल में इसकी पढ़ाई, ठीक है ना, ये सीजी हिस्ट्री की पढ़ाई आपकी हो रही है। राजधानी देखेंगे तो राजधानी आपकी, ठीक है ना, सिरपुर हो जाएगा इसका, ठीक। इसकी राजधानी क्या थी? सिरपुर थी, पांडुवंश की राजधानी। क्लियर है? अब इसके बारे में और देखेंगे तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है अभिलेखों में, जो इनके द्वारा जो है, ठीक है, अभिलेखों में मतलब ताम्रपत्र हो गए और एक प्रकार से कह सकते हो शिलालेख, ठीक है। ये दोनों में जो लिपि का प्रयोग किया जाता था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। क्लियर है? तो अभिलेखों में देखेंगे आपको यहाँ पे ताम्रपत्र भी दिखेगा, कहाँ से जारी किया गया था, तो वो है आपका वहाँ लिखा होगा सिरपुर। लेकिन आप एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हम लोग जितने शासक पढ़ेंगे बहुत सारे ताम्रपत्रों पर बात होगी। क्लियर है? तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। जितना मैं लिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख के रखेंगे, पूरी क्लास होगी, इस पूरी जो क्लास हो जाएगी ना, इस क्लास पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत दिमाग से पढ़ेंगे, ओपन माइंड से पढ़ेंगे। अभिलेखों में इनके द्वारा यूज़ किया क्या जाता है उसको देखेंगे। एक चीज़ है आपका, ठीक है, ताम्रपत्र, और अभिलेखों में एक आप हो जाएगा शिलालेख। तो इसको आपको देखने की कोशिश करना है। हालांकि अभिलेखों में शिलालेख लेना चाहिए, ताम्रपत्र ले रहा हूँ। ताम्रपत्र और शिलालेख, इनमें इनके द्वारा क्या यूज़ किया जाता था? 2 लिपियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एक लिपि का नाम है पेटिका शीर्ष लिपि। क्लियर? इवेंट शीर्ष ऐसे हो जाएगा, पेटिका शीर्ष लिपि सुन के लिखने की कोशिश करेंगे। और शिलालेखों में इनके द्वारा, ठीक है, किलाक्षर हो गया एक्चुअल में, किलाक्षर लिपि के ये यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग शासकों पे चलते हैं। शासकों पे, ठीक है ना, जाने से पहले एक बार नाम देख लेते हैं, ताकि उनके बारे में हम लोग एक एक करके विवरण पे चलेंगे। पहला हमें देखना है एक शासक का नाम, पहला ही इसके शासक है जो कि फर्स्ट ही इसके बारे में
है ना, ये प्रथम शासक है और ये संस्थापक भी है उदयन। दूसरा नाम हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है, वो रहेगा आपका इंद्रबल। क्लियर है, इंद्रबल हो जाएगा। और तीसरा आपको देखना है नन्नराज, मेरी आवाज़ सुन के लिखेंगे नन्नराज प्रथम। क्लियर है। उसके बाद चौथे नंबर पे, ठीक ठीक, चौथे नंबर पे आपको देखना है नन्नराज प्रथम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तिवरदेव, ऐसे महाशिव तिवरदेव भी कहते हैं। इसके अन्य नाम जो होगा मैं उसको लिखवाऊंगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे। तिवरदेव हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नन्नराज, ठीक है ना, सेकेंड। इसके बारे में हमें देखना है क्या है, ये सेकेंड है, द्वितीय। उसके बाद छठवें नंबर पे हमें देखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे नन्नराज प्रथम, ठीक है, इसका एक बेटा रहेगा चंद्रगुप्त। मैं छोटा सा यहीं पे आप लोग को बता देता हूँ, चंद्रगुप्त इसके बेटे का नाम है। हालांकि शुरू में निसंतान होते हैं तो इनके द्वारा तिवरदेव को गोद लिया जाता है, तो ये इसके दत्तक पुत्र होते हैं। हालांकि इसके उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, तो दत्तक पुत्र होते हैं। और इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त इसका भाई हो जाता है, क्योंकि नन्नराज प्रथम का दत्तक पुत्र कौन है, तिवरदेव है। और नन्नराज का एक पुत्र है, ठीक है, नन्नराज हैड अ सन नेम्ड चंद्रगुप्त, ठीक है। इस प्रकार चंद्रगुप्त इसका क्या हो जाता है, तिवरदेव का भाई हो जाता है। तिवरदेव के बारे में देखेंगे, तिवरदेव का बेटा नन्नराज सेकंड हो जाता है। मतलब एक आपके दिमाग में, ठीक है ना, एक प्रकार से इसके लिए खाका तैयार रखो, ताकि आगे जो आएगी ना उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये पढ़ने का तरीका भी होता है, क्योंकि यहाँ आप क्लियर कर लिए हो तो जब हम शासकों के बारे में विवरण पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कोई किसी प्रकार की असहज नहीं होगी, आप असहजता से बचते हैं इस चीज़ से। तो तिवरदेव का बेटा का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, नन्नराज सेकंड। क्लियर है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त इसका क्या हो जाएगा, चाचा, ठीक है, इसका चाचा हो जाएगा, क्योंकि इसके पिता का भाई हो जा रहा है ये, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ आएगी। अब नन्नराज सेकंड, ठीक, ये हो जाता है इसका बेटा। ये भी निसंतान होता है, इसलिए चंद्रगुप्त जो है अगला शासक बनता है। तो यहाँ आके चंद्रगुप्त बनेगा शासक, ठीक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नन्नराज सेकंड का बेटा ये नहीं है, जनरली इसका बेटा उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। तो इसका ये चाचा हो जाता है और इसका भाई हो जाता है, क्योंकि नन्नराज का गोद लिया हुआ पुत्र है और नन्नराज का ये रियल पुत्र है, ठीक। अब चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो अगला शासक आ जाएगा आपका हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त, ठीक। उसके बाद लास्ट रूलर के बारे में हमें बात करनी है, वो रहेगा आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ये महाशिवगुप्त ही लिख के रख सकते हो, यही इसका नाम है। बाला अर्जुन कहने का भी एक कारण है। क्लियर है। तो इसके बाद इसके भी बेटों का थोड़ा सा उल्लेख होगा। उसके बाद बस इतनी चीज़ों पे आपको बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उद्यान के बारे में लिखेंगे सबसे पहले, इस वंश का संस्थापक था, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इसे आदि पुरुष कहते हैं, इस वंश का आदि पुरुष है ये, ठीक है, आदि पुरुष कहा जाता था, ठीक है। ये फर्स्ट जो पर्सन है ये आदि पुरुष है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये प्रथम शासक है, इस वंश का प्रथम शासक है। क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने कहा है कि उद्यन इस वंश का, ठीक है, आदि पुरुष है, संस्थापक है और प्रथम शासक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और बोलते हैं द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, डायनेस्टी। तो इतनी चीज हो गया। अब यहाँ पे ये पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे इसमें क्या है, संस्थापक होने का, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहले ही मैंने कहा है कि एक हो जाएगा आपका कालिंजर, ठीक, कालिंजर अभिलेख, ठीक है। एक इसका है, ये इसी का है, उद्यन का है। कालिंजर अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उद्यन इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक है। कहाँ से प्राप्त हो रही है, हमें कालिंजर अभिलेख से ज्ञात हो रही है। यहीं तक नहीं रुकता है, ये आपका ए है और मैं बी लिख रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। यहीं तक नहीं, हमें जो है आपके शिवगुप्त बालार्जुन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसके भी एक, ठीक, सिरपुर, ठीक है, सिरपुर अभिलेख, इसके भी सिरपुर अभिलेख से हमें यहाँ प्राप्त होता है कि उद्यन ही इस वंश का आदि पुरुष है, ठीक है, और इस वंश का उद्यन ही संस्थापक है। क्लियर है। इतनी चीजों पे बात करोगे तो उद्यन के बारे में इतना पर्याप्त हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, उद्यन संस्थापक है, आदि पुरुष है, इस वंश का प्रथम शासक है। उद्यन के बारे में हमें कहां से जानकारी प्राप्त हो रही है, कालिंजर अभिलेख से प्राप्त हो रही है और सिरपुर अभिलेख से प्राप्त हो रही है, ठीक। कालिंजर अभिलेख किसी का है, सिरपुर अभिलेख महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का है। लेकिन इसके अभिलेख में, ठीक है ना, इनके बारे में यह उल्लेख है कि ये इस वंश का आदि पुरुष था, ठीक है, ये इस वंश का संस्थापक था। और हमें कालिंजर अभिलेख से पता चल ही रहा है कि ये इस वंश का संस्थापक था। तो इस प्रकार आपका एक चीज़ों पे, मतलब एक शासक पे बात हो चुकी है। वो कौन है, आपका उद्यन,
क्लियर है। अब दूसरा आपका शासक है इंद्रबल। इंद्रबल के बारे में देखेंगे, ये आपका हो चुका है। इंद्रबल के बारे में देखेंगे। अब बताइए इंद्रबल कौन था? इंद्रबल उदयन का उत्तराधिकारी था। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ, ठीक है, उदयन। इसके बारे में सुनेंगे। ये इसका उत्तराधिकारी था। इंद्रबल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़। कौन कौन से? ये जो है, ठीक है ना, किसकी हत्या करके इस वंश की स्थापना किया है, इसको आप लोग देखेंगे। तो ये प्रवरराज सेकेंड, जो कि श्रववंशी राजा जो कि अंतिम राजा है, श्रववंश के अंतिम राजा कौन? प्रवरराज सेकेंड, ठीक। इसको लिखेंगे। ये आपको पहला हो गया उत्तराधिकारी किसका? उदयन का। प्रवरराज, ठीक है, द्वितीय, ब्रैकेट करके लिख सकते हो, श्रववंश के अंतिम शासक की हत्या करके इन्होंने छत्तीसगढ़ में सोमवंश की, ठीक है, नींव डाली। ठीक है, यही कारण है कि हम इंद्रबल को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक, 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, तो आपको ये गाना पड़ेगा यदि आप मेंस लिखते हैं। प्री में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो क्या होगा? इंद्रबल वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। मैं तीसरे पे चलता हूँ। ठीक, तो ये उत्तराधिकारी था, प्रवरराज सेकंड की हत्या करके सोमवंश की नींव डाली, इस प्रकार ये वास्तविक संस्थापक हो जाता है। तीसरा चीज इसके बारे में है, सुदेवराज का सामंत था। सुदेवराज कौन है? आपको पता ही होगा, श्रववंश का एक राजा है। ठीक, ये भी श्रववंशी राजा है। कौन? श्रववंश का एक राजा कौन है? सुदेवराज। सुदेवराज का सामंत था इंद्रबल। तो इंद्रबल लिखेंगे, इंद्रबल सुदेवराज का सामंत था। ठीक है, सामंत था। ठीक, सुदेवराज ने इंद्रबल को, ठीक है, सर्वाधिकारता, क्लियर? इसे इसे सर्वाधिकारीकर्ता भी कहा जाता है और इसे सर्वाधिकाराधिकर्ता भी कहा जाता है। एक ही चीज़ है। आप क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसी सर्वाधिकाराधि नहीं लिखा आ जाए तो आपको समझ आ जाए कि इस वंश के बारे में किसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो सुदेवराज ने, ठीक है, सुदेवराज श्रववंश का जो आपका श्रववंश का क्या है, एक राजा है। इसका सामंत था कौन? इंद्रबल। ठीक है, इंद्रबल इसका सामंत था। सुदेवराज ने इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकर्ता के पद पर नियुक्त किया था। क्लियर? ये लाइन क्लियर हो चुकी है। ठीक, नियुक्त किया था। तो ये कौन था? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। सर्वाधिकाराधिकर्ता के पद पर नियुक्त था। कब था? सुदेवराज के शासनकाल में, जब सर्ववंशी, ठीक है ना, वंश चल रहा था। ठीक, तो अब 3-4 चीज पे आपको गौर करना है। वो कौन कौन सा देखेंगे। एक है आपका निर्माण। क्लियर है? ऐसे ही आपके दिमाग में लाइनिंग होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ये तो इनिशियल लेवल पे यहाँ तक की बात आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये पिछले, ठीक है ना, जो पिछले वंश है इससे रिलेटेड है, उससे लिंक्ड है। ठीक, ये ऐसे आपको याद आ गया होगा। एक चीज़ है उत्तराधिकारी। जब फर्स्ट शासक उदयन है तो इसके उत्तराधिकारी यही होंगे। कौन? इंद्रबल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दिमाग में एक खाका होनी चाहिए। अब हमें 4 पॉइंट पे डील करनी है, इसके बारे में खत्म हो जाएगा। जो बचेगा उसको लास्ट में और देख लेंगे। अब देखेंगे निर्माण देखना है, इसके बारे में विवाह देखना है, इसके बारे में पुत्र देखना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पुत्र देखना है। और इसके बारे में एक चीज़ और, इसके बारे में देखना है आपको ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र या फिर इवन ये शिलालेख है। ठीक, अब देखेंगे निर्माण। इन्होंने खरौद का निर्माण किया है, और उसका नाम था इंद्रपुर। ठीक है, तो ही बिल्ड अ सिटी इंद्रपुर। इन्होंने इंद्रपुर नामक एक शहर की स्थापना की, जो वर्तमान का खरौद है। क्लियर है? तो इन्होंने किसके निर्माण किया? किसने की है? इंद्रबल के बारे में पढ़ रहे हैं। इंद्रपुर नामक एक शहर की स्थापना की है। ठीक है, जो वर्तमान का क्या है? खरौद है। इनकी विवाह, ठीक है, लोक प्रकाशा से हुई है। ही मैरिड टू लोक प्रकाशा, सिस्टर ऑफ, ठीक है, सुदेवराज। इन्होंने सुदेवराज की बहन, सुदेवराज कौन है? श्रववंशी शासक। क्लियर है? उसकी बहन लोक प्रकाशा से शादी की है। ठीक, किन्ने की है? इंद्रबल ने। इसको नहीं भूलेंगे। इंद्रबल के 3 पुत्र थे। कौन कौन से देखेंगे? ईशान देव, ठीक है, ईशान देव। इसको लिखेंगे भौदत्त रणकेसरी। क्लियर है? ईशान देव है, भौदत्त रणकेसरी है, और एक है आपका नन्न प्रथम। क्लियर? मैं आगे और इसके बारे में जाऊंगा। ईशान देव है, भौदत्त रणकेसरी है, नन्न प्रथम है। इतनी लिख के छोड़ो, हम लोग एक शिलालेख के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। ठीक, इसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है हमें, वो है मलगा बिलासपुर। क्या कहा मैंने? मलगा बिलासपुर। मतलब मलगा जो बिलासपुर वाला शिलालेख है, किससे रिलेटेड है? इंद्रबल से रिलेटेड है। मलगा रॉक एडिक्ट इज रिलेटेड टू इंद्रबल। इतनी चीज़ों पे बात करेंगे। अब हम लोग चलते हैं। इनके पुत्र 3 पुत्र हुए, ईशान देव, भौदत्त रणकेसरी, मैंने कहा अभी लिखूंगा, चिंतित न करें, और नन्नराज प्रथम।
क्लियर है? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब आगे देखेंगे। मुझे ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बुक में आपको इधर उधर बिखरे मिल सकता है, तो ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग से पढ़ेंगे। मतलब मुझे जितना समझ आया है, मैं जितना समझ पाया हूँ, ठीक है ना, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा है कि इनके 3 पुत्र थे, ही हैड 3 सन्स, ठीक है, 3 पुत्र थे। पहला का नाम था क्या? ईशान देव। क्लियर है यहाँ तक के? दूसरा का नाम था, हालांकि सबसे बड़ा पुत्र, ठीक है, सबसे बड़ा पुत्र आपका नंदराज प्रथम है, इसको भी ना भूलें, नंदराज प्रथम, ठीक है। दूसरा पुत्र है ईशान देव। तीसरा पुत्र रहेगा भवदत्त रणकेसरी, ठीक है। मुझे एक बुक में 4 पुत्र मिले थे इसके बारे में, एक सोर्स से मुझे, ठीक है, इनके 4 पुत्र हैं। सुरबल को भी लिया जाता था, लेकिन सुरबल के बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जो आपके मैकल वाला आ जाएगा, मैकल के जो आपका सोमवंश है उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि सुरबल इस इंद्रबल का पुत्र नहीं था, बल्कि, ठीक है ना, इस इंद्रबल का पुत्र नहीं था, बल्कि वो सुरबल है, उसके पिता का नाम भी, ठीक है ना, जो भरतबल है, तो भरतबल का एक अन्य नाम इंद्रबल था। आप अभी उसमें ना जाइए, मैं आगे उसको एक एक करके बताऊंगा, उसके बारे में आप चिंतित अभी ना करें, फिलहाल यहाँ पे देखें। नंदराज प्रथम के बारे में हमें आगे पढ़ना ही है, क्लियर है। तो यहाँ हमें देखना है ईशान देव के बारे में और भवदत्त रणकेसरी के बारे में। ईशान देव देखेंगे, इसके नाम का उल्लेख हमें, ठीक है, इसके नाम का उल्लेख लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख से, फिर उसके जो अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होता है, और ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में स्थित है, ठीक है। तो ईशान देव का नाम जो है हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, देखेंगे इसके बारे में उल्लेख। ईशान देव का नाम हमें, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख से प्राप्त हुई, सिचुएटेड एट खरौद। तो ये खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख, ठीक है, शिलालेख से हमें ईशान देव का उल्लेख प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता है, इस पर द बिलीव ईशान देव बिल्ड दिस टेम्पल, ऐसी मान्यता है कि ईशान देव ने ही इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर की, ठीक है, या फिर इस लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था। किसने किया है? ईशान देव ने। तो 2 फैक्ट मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ईशान देव, ठीक, इसका सेकंड पुत्र है। ईशान देव जो है, इसका उल्लेख लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख से हमें प्राप्त होती है, ठीक। और एक मान्यता यह है कि इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने किया है। क्वेश्चन आ जाए कि खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? ईशान देव के द्वारा। तो भवदत्त रणकेसरी पे चलते हैं अब, ठीक है। भवदत्त रणकेसरी के बारे में देखेंगे, क्लियर, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक। तो भवदत्त रणकेसरी, इसका एक शिलालेख है, ठीक है, भंदक शिलालेख, ठीक, भंदक रॉक एडिक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, भवदत्त रणकेसरी, ठीक है, ये भंदक शिलालेख है, ठीक। इनके बारे में देखेंगे, इनका एक अन्य नाम मिलता है चिंता दुर्ग, इनका एक अन्य नाम है चिंता दुर्ग, इन्हें चिंता दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। भवदत्त भंदक शिलालेख इसका एक अभिलेख है, और इसमें यह पता चलता है कि पांडुवंश के पांडुवंशी राजाओं का, ठीक है ना, नाम यहाँ पे उल्लेखित है, क्लियर है, नाम यहाँ पे उल्लेखित है। तो आपको पूछे कि भवदत्त रणकेसरी का उल्लेख हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो भंदक शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन न सिर्फ भवदत्त रणकेसरी के बारे में, नॉट ओनली अबाउट भवदत्त रणकेसरी बट, ठीक है, अबाउट ऑल द रूलर्स ऑफ पांडु डायनेस्टी, इनके बारे में हमें क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। सिर्फ हमें भवदत्त रणकेसरी के बारे में नहीं, बल्कि पांडु वंश के सभी राजाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? भंदक शिलालेख से। तो यहाँ देखेंगे चिंता दुर्ग एक अन्य नाम है, भंदक शिलालेख इससे संबंधित है, इवन पांडु वंश के सभी राजाओं से संबंधित है। एक चीज और, इन्होंने एक बौद्ध मंदिर का, ठीक है, जीर्णोद्धार कराया था, बौद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, क्लियर है। आपको पूछे भवदत्त रणकेसरी कथन में आ सकता है इन्होंने क्या किया था? बौद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ही रिनोवेटेड अ बुद्धिस्ट टेम्पल। अब हम लोग चलते हैं, अब इंद्रबल के बारे में इतनी चीज़ों पे बात करोगे तब इंद्रबल के बारे में यहीं तक समाप्त हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है नंदराज प्रथम। फिर आपको कह रहा हूँ ईशान देव और भवदत्त रणकेसरी, ठीक है ना, इसी इंद्रबल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नंदराज प्रथम इसका, ठीक, अगला उत्तराधिकारी होता है, ईशान देव और भवदत्त रणकेसरी नहीं, हालांकि उसके ये पुत्र हैं। आगे आपको पता चलेगा नंदराज प्रथम ने इन्हें जो है अलग अलग, ठीक है, मतलब एक पोस्ट पे दिया था जो कि आपका कौशल मंडलाधिपति है, ठीक, आगे पता चलेगा। तो अब हम लोग किस पे चलेंगे? नंदराज प्रथम पे। तो अगला आपका शासक है नंदराज प्रथम, क्लियर है, जिसके बारे में आप देखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है नंदराज प्रथम इसका बड़ा पुत्र था, किसका? आपका इंद्रबल का, ठीक,
ननराज क्या है? इंद्रबल का बड़ा पुत्र है, क्लियर है, इंद्रबल का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र बोल के आ सकता है क्वेश्चन में। ये उसका उत्तराधिकारी है ऑब्वियसली। अब जब इसका बड़ा पुत्र है तो ये क्या होगा? उत्तराधिकारी है। अब देखेंगे ननराज प्रथम। अब ननराज प्रथम जब उत्तराधिकारी बनेंगे तो ईशान देव है और भवदत्त रणकेसरी इसके भाई है, उनकी मतलब उनको तो प्रॉब्लम होगी ही ना, ठीक है। तो इस प्रकार शायद उनको बहलाने के लिए, शायद उनको, ठीक है, उनको भी खुश रखने या फिर उनको भी दुख ना हो, इसलिए ननराज प्रथम ने अपने दोनों भाइयों को, ठीक है, अपने दोनों भाइयों को कौशल मंडलाधिपति, ठीक, ये जो है मंडलाधिपति है, सिर्फ क्या है? मंडलाधिपति, ठीक है, उसके लिए सॉरी जो मैंने, ठीक है, आपको जो बोला है कौशल मंडलाधिपति, इसको सिर्फ लिखेंगे मंडलाधिपति। मंडलाधिपति के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था। किसने किया था? ननराज प्रथम ने। तो ननराज प्रथम इसका बड़ा पुत्र था, इंद्रबल का बड़ा पुत्र था, ही वाज द सक्सेसर ऑफ इंद्रबल। और उन्होंने अपने दोनों, ठीक है, भाइयों को ही अपॉइंटेड हिज ब्रदर्स द मंडलाधिपति। इसको आपको नहीं बोलना है, ठीक। तीसरा चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ननराज का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, मतलब इनकी शादी के बाद कोई बहुत लंबे समय तक, ठीक है, कोई पुत्र नहीं था। ही हैड नो सक्सेसर, ये लंबे समय तक इसका कोई पुत्र नहीं था। आगे देखेंगे, मैंने बताया चंद्रगुप्त इसके पुत्र, रियल पुत्र है, आगे मैं बता रहा हूँ। इसलिए इन्होंने तिवरदेव को, ठीक है, तिवरदेव को क्या लिया था? दत्तक लिया था, गोद लिया था, ठीक है, ये दत्तक बोल के आएगा, ठीक है। तो लंबे समय तक इनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, ही हैड नो सक्सेसर। इन्होंने इसलिए तिवरदेव को दत्तक लिया था, गोद लिया था, दैट इज वाई ही अडॉप्टेड तिवरदेव। बट आफ्टर सम टाइम, या फिर अब कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद जो है, इनके खुद के पुत्र हिस्सन गुप्ता, जो आपका चंद्रगुप्त वाज बर्न, इनके खुद के पुत्र जो है चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त का जन्म होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक, चंद्रगुप्त का जन्म होता है, ठीक। अब इतने ही आपको पढ़ना है ननराज प्रथम के बारे में। तो अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन होगा? तिवरदेव होगा, जो कि इसका क्या है? दत्तक पुत्र है, ठीक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जब चंद्रगुप्त आ ही गए हैं तो तिवरदेव क्यों? क्योंकि इन्हें गोद ले चुका था वो, और ये बहुत दिनों के बाद आया है, ठीक। ये यहाँ पे मैं आफ्टर सम टाइम बोला था, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम में, ये बहुत दिनों के बाद आया है। कौन? चंद्रगुप्त, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हिज ओन सन वॉज बॉर्न चंद्रगुप्ता, नेम्ड चंद्रगुप्ता, क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे? तिवरदेव पे। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ये जो है इंद्रबल का बड़ा पुत्र था, इंद्रबल का उत्तराधिकारी था। इन्होंने अपने दोनों भाइयों को, किनको किनको? ईशान देव और भवदत्त रणकेसरी को मंडलाधिपति के पद पर नियुक्त किया हुआ था, ठीक है। लंबे समय तक इसका कोई पुत्र नहीं था। ही हैड नो सक्सेसर, दैट इज वाई ही अडॉप्टेड तिवरदेव। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम हिज ओन सन चंद्रगुप्त वॉज बर्न, ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त कुछ दिनों बाद, मतलब बहुत लंबे समय के बाद इनका जन्म हो जाता है, जो कि इनके खुद का पुत्र होता है। इस प्रकार, ठीक है ना, तिवरदेव का, ठीक है, भाई चंद्रगुप्त होता है, ठीक। तो तिवरदेव का भाई होगा ना, ठीक है, तो इसका भाई हो जाता है, ठीक। अब आगे मैंने कहा है शासक, अब शासक के बारे में पढ़ना है, वो है तिवरदेव। तो अब हम अगला तिवरदेव के बारे में चलते हैं। इसके बारे में भी आप एक एक करके नोट करते जाइए। अब मेरे ख्याल से ना आप लोगों को एक बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये नोट्स ही हमें बनाना है, तो उसी हिसाब से चलो। अगर बुक फॉलो करते हो तो आपको वहाँ अगर गलती होगी वो भी पकड़ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है, वहाँ कुछ कम मिलता है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और इस बात की तो गारंटी है कि आपको कम मिलेगा नहीं, क्योंकि सब तरफ से हम लोग, ठीक है ना, संकलित करके पढ़ा रहे हैं आपको। तो हाँ, जो चीज़ है नहीं बुक में नहीं होगा और मेरे में जो क्लास में नहीं होगा, उसका मतलब यह है कि वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। या फिर किसी शासकों के उल्लेख को जो इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख दिया गया है, या फिर वो आगे जो पढ़ना चाहिए था उसको पहले पढ़ा दिया, मतलब वहाँ पे लिख दिया गया है, कुछ तो उसके बारे में रहा होगा। तो अब हम लोग तिवरदेव पे चलते हैं। तिवरदेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा, इसके उपाधि के बारे में, क्लियर है। और इसके शासनकाल को उत्कर्ष का काल कहा जाता था, ठीक है, इसको भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसको जो है उत्कल से लेके, या फिर कौशल से लेके उत्कल और फिर कई क्षेत्रों तक इन्होंने विस्तारित किया था। इसलिए इनके काल को, ठीक है ना, उत्कर्ष का काल कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है सोमवंश के, ठीक है, सोमवंश लिखा हूँ क्या मैं, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, सोमवंश के, ठीक, या फिर पांडुवंश, इसे पांडुवंश भी बोला जाता है, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सोमवंश के उत्कर्ष काल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? तीवरदेव। तीवरदेव के शासनकाल को सोमवंश का उत्कर्ष का काल या फिर पांडुवंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता है। तो तीवरदेव के बारे में देखेंगे, ये नंदराज प्रथम का, ठीक है, नंदराज ये आधा ना है ना, प्रथम का उत्तराधिकारी था। क्लियर? ये नंदराज प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि इन्होंने, इसकी उपाधि देखेंगे, इन्होंने सकल कोसला, इसको लिखेंगे अच्छे से, सकल कोसलाधिपति, ही होल्ड द टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति। और कुछ बुक में मैंने देखा है कि इनके जो है, इस सकल कोसलाधिपति तो है ही, कुछ बुक में इसे कोसलाधिपति, कोसला या फिर कोसलाधिपति भी कहा जाता है। तो दोनों लिख के रखो, लेकिन चांसेस है सकल कोसलाधिपति एकदम ऑथेंटिक है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की है। लेकिन मुझे अन्य सोर्स में यहाँ भी मिला है कि आल्सो ही होल्ड द टाइटल ऑफ कोसलाधिपति। अन्य उपाधि देखेंगे इनके बारे में, अन्य उपाधि इनके द्वारा जो है, ठीक है, परम वैष्णव, परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी। क्लियर है? इनके द्वारा माता पिता, ठीक है, पादनुध्यात, ठीक, माता पिता पादनुध्यात की उपाधि धारण की गई थी। क्लियर है? तो इन चीज़ों पे आपको एकदम गौर करनी है क्योंकि ये सब इन्हीं के उपाधि है, इन्हीं के टाइटल हैं। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो इनकी उपाधि ये है, इनकी अन्य उपाधि ये चीज़ है, इसको देखेंगे। अब इसके बारे में इसको भी लिखेंगे, परम वैष्णव की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि ये, ठीक है ना, वैष्णव के अनुयायी थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्लियर? एक बार मैं रिवाइज करा दूं ताकि आपको आसानी होगा। ये नंदराज प्रथम का उत्तराधिकारी थे, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ नंदराज प्रथम, ठीक है, नंदराज फर्स्ट, ये ठीक है, हाँ क्लियर है। नंदराज प्रथम का क्या था? उत्तराधिकारी था। उसका ये दत्तक पुत्र था, ठीक है, दत्तक पुत्र था। क्लियर है? और उसके बाद ही होल्ड द टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति एंड कोसलाधिपति आल्सो, बट ही होल्ड द टाइटल ऑफ परम वैष्णव बिकॉज ही वॉज द फॉलोअर ऑफ, ठीक है ना, वैष्णविज्म। ठीक, क्योंकि वह वैष्णव धर्म का क्या था? अनुयायी था। दैट इज वाई ही होल्ड द टाइटल ऑफ वैष्णव, परम वैष्णव। ही ऑल्सो होल्ड द टाइटल ऑफ माता पिता पादनुध्यात। उन्होंने एक और अन्य उपाधि धारण की थी, माता पिता पादनुध्यात या फिर माता पिता पादनुध्यात, ठीक है, उपाधि भी उनके द्वारा धारण की गई थी। तो अब हम लोग तीवरदेव के बारे में अगला चलते हैं, वो रहेगा इनके बारे में ताम्रपत्र। ठीक, आरंग लिखेंगे, जो आरंग ताम्रपत्र है वो तीवरदेव से संबंधित है। आरंग कॉपर प्लेट या फिर तीवरदेव के बारे में ये नहीं, आरंग ताम्रपत्र अलग हो जाता है, इसके बारे में देखेंगे। इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, एक शिलालेख है। क्लियर है? शिलालेख देखेंगे, शिलालेख है इसका एक्चुअल में, ठीक, एक लिखेंगे आप शिलालेख, कॉपर प्लेट नहीं, शिलालेख है आरंग। ठीक है, तो ये जो आरंग शिलालेख है, आरंग रॉक एडिक्ट रिलेटेड टू तीवरदेव फर्स्ट, इसे महाशिव तीवरदेव भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक नाम और लिख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसी से पूछ के आ जाए, महाशिव तीवरदेव। ठीक, बुक में भी मिलेगा तो ठीक है, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, महाशिव तीवरदेव भी इन्हीं का नाम। मैंने कहा इनका शिलालेख आरंग शिलालेख है, आरंग शिलालेख या फिर आरंग से प्राप्त है, तो आरंग शिलालेख महाशिव तीवरदेव या फिर तीवरदेव से संबंधित है। 3 कॉपर प्लेट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रायपुर, बलौदाबाजार एंड बोंडा सीक्वेंसली। तो हमें रायपुर से, बलौदाबाजार से और फिर बोंडा, यहाँ से इनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो आपको पूछा जाए रायपुर ताम्रपत्र निम्न शासकों में से किसका है, तो शासकों दे सकते हैं और किनका हो जाएगा आंसर? तीवरदेव। उसी प्रकार बलौदाबाजार ताम्रपत्र, उसी प्रकार आपको बोंडा ताम्रपत्र। ठीक, तो इनके 3 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से मैंने कहा, इसको आप नोट करेंगे, रायपुर, और मैंने क्या कहा है, बलौदाबाजार, ठीक है, और एक मैंने कहा है बोंडा, या फिर इसे बोंडा भी कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ उल्लेख क्या मिलते हैं उसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान करना है। ठीक, इसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे उल्लेख है, यहाँ इनके ताम्रपत्र में हमें तीवरदेव के पराक्रम, ठीक है, पराक्रम होने का संकेत प्राप्त होता है। इनके ताम्रपत्र में हमें यहाँ भी प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों को, ठीक है, ग्राम दान में दिया जाता था। इसको अच्छे से लिखेंगे, ब्राह्मणों को ग्राम दान में दिया जाता था। सुन के लिखेंगे, इनके ताम्रपत्र में हमें इनके पराक्रम के संकेत मिलते हैं। इनके ताम्रपत्र में से हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणों को ग्राम दान में दिया जाता था। ऐसा उल्लेख किसमें है? इनके ताम्रपत्रों में। अब देखेंगे इनके जो ठीक है ना, मुद्रा है, राजमुद्रा है। ठीक, राजमुद्रा में गरुड़ अंकित होता था, ऑन देयर
ऑफिशियल करेंसी, इसको नहीं भूलेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं ननराज सेकंड पे। ये आपकी तीवरदेव के बारे में हो चुकी है, क्लियर है, क्योंकि समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऑनलाइन में ठीक है ज़्यादा समय होने से ठीक है रिदम टूट जाता है, बोर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ननराज सेकंड। ननराज सेकंड वॉज द सक्सेसर ऑफ तीवरदेव फर्स्ट। ये तीवरदेव का उत्तराधिकारी था, ठीक है, इसका बेटा ही था। कौन? तीवरदेव का बेटा कौन था? ननराज सेकंड, क्लियर है। चंद्रगुप्त आगे आएगा, मैं आप ध्यान से समझते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ननराज सेकंड इसका, और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, ठीक है, ये हो जाएगा आपको कोसल मंडलाधिपति। कोसल मंडलाधिपति, इसको सुन के लिखेंगे। इसके पहले मैंने कहा था, ठीक है, ननराज प्रथम ने अपने दोनों भाइयों को मंडलाधिपति के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। ही अपॉइंटेड हिज ब्रदर्स इन द पोस्ट ऑफ मंडलाधिपति। बट मैं कह रहा हूं कि ननराज सेकंड ने, ठीक है ना, ननराज सेकंड ने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ननराज सेकंड होल्ड द टाइटल ऑफ कोसल मंडलाधिपति। वर्ड को ध्यान देंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक। तो वर्ड से आपको हटना नहीं है, इसी को आपको ट्रेस करना है, अच्छे से पकड़ना है। तो उत्तराधिकारी था ननराज सेकंड को है किसका उत्तराधिकारी था? तीवरदेव का उत्तराधिकारी था। इन्होंने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब आगे चलते हैं इसके बारे में, ठीक। चूंकि ये निसंतान था, मतलब इसका कोई पुत्र नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये हैड नो सक्सेसर, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि इनके क्या हो जाएगा? चाचा और तीवरदेव का भाई, ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखेंगे, ठीक। ये निसंतान था, ये कोई पुत्र नहीं था, इनके कोई पुत्र नहीं थे, इनके कोई सक्सेसर नहीं थे, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही कारण है कि किसका? ननराज सेकंड का चाचा कौन? चंद्रगुप्त, क्लियर, इसका चाचा ही होगा क्योंकि तीवरदेव का एक भाई हो जाएगा। किसका भाई? तीवरदेव का भाई कौन? चंद्रगुप्त, ठीक है, नेक्स्ट रूलर बनते हैं, अगले शासक बनते हैं, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर है। अब देखिए ननराज जो सेकंड है ना, जो ननराज सेकंड है, इसके बारे में एक शिलालेख है यार, ठीक, इसको लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अड़भार, ठीक है, ताम्रपत्र एक्चुअल में, ठीक, ताम्रपत्र। अड़भार ताम्रपत्र से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अड़भार कॉपर प्लेट किसका है, किससे रिलेटेड है? ननराज सेकंड का है, ठीक। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिल रहा है? ननराज सेकंड। अड़भार में एक शिव मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर है। कहाँ पे? अड़भार में, ठीक, अड़भार में। उसका जीर्णोद्धार, मैं इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूंगा, जीर्णोद्धार ननराज सेकंड के द्वारा किया गया। फिर मैं कह रहा हूँ ताम्रपत्र है, अड़भार ताम्रपत्र, क्लियर है, किसके है? दिस कॉपर प्लेट इज रिलेटेड टू ननराज सेकंड, ठीक है। ननराज सेकंड रिनोवेटेड अ शिव टेम्पल सिचुएटेड एट अड़भार। ये अड़भार स्थित एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। किसने कराया था? ननराज सेकंड ने। निर्माण नहीं कहा है मैंने, क्या कहा है? जीर्णोद्धार, उसका जो है रिनोवेशन कराया था। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। तो बस इतनी चीज़ों पे बात करोगे तो कौन हो जाएगा आपका? ननराज सेकंड। अगले शासक पे चलते हैं। अगला शासक रहेगा चंद्रगुप्त। आपको पता है चंद्रगुप्त कैसे शासक बना? चंद्रगुप्त कौन है? ये ननराज सेकंड के चाचा हैं। चंद्रगुप्त कौन है? तीवरदेव या फिर महाशिव तीवरदेव का भाई है। और चंद्रगुप्त कौन है? ननराज प्रथम का पुत्र है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये ननराज प्रथम का पुत्र है, जो कि यहाँ आके शासक बन रहा है, बल्कि उसको बनना कहाँ था? यहाँ उसको उत्तराधिकारी में, क्योंकि चंद्रगुप्त बहुत टाइम बाद इनका जन्म हुआ है। यही कारण है कि इनका गोद लिया हुआ पुत्र कौन? तीवरदेव अगला शासक बना था। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसको ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में हमें पढ़ना है। चंद्रगुप्त के बारे में बस एक ही चीज़ देखो, चंद्रगुप्त का जो ठीक है, एक लक्ष्मण टेम्पल होगा, ठीक, लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पे है? सिरपुर में, ठीक। तो सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर में हमें चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। अगला है आपका हर्षगुप्त, क्लियर है। मुझे लग रहा था चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है, ये हर्षगुप्त के बारे में एक्चुअल में। तो चंद्रगुप्त के बारे में बस इतना आपको याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, जो कि सिरपुर में स्थित है। यहाँ के प्रशस्ति से, यहाँ के जो अभिलेख से, ठीक है, हमें चंद्रगुप्त के बारे में प्राप्त होती है, इनके उल्लेख के बारे में प्राप्त होती है। याद रखना, पूछ सकता है आपको चंद्रगुप्त के बारे में हमें किस अभिलेख से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मण मंदिर स्थित अभिलेख, ठीक है, इस मंदिर के अभिलेख से हमें। तो अब हर्षगुप्त के बारे में देखेंगे। हर्षगुप्त के बारे में एक एक चीज़ करके आप नोट करना चाहें तो ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था भाई, ठीक। किसका उत्तराधिकारी था? किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त का। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने, ठीक है, वाष्टा देवी से शादी किया था। ही मैरिड टू वाष्टा देवी। वो किसकी पुत्री थी उसको देखेंगे। वो थी सूर्य वर्मा की मौखरी रूलर
ठीक है, कन्नौज के मौखरी शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी। अब आपको मौखरियों का जो इतिहास है, कन्नौज के जो मौखरी शासकों का इतिहास है, उसको जानने के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहाँ इतने ही जान के रखो, हर्षगुप्त ने, ठीक है ना, वाष्टा देवी से, ठीक है ना, विवाह किया था। ये वाष्टा देवी कन्नौज के, बस इसको लिख के रखो, आप तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर पढ़ भी चुके होंगे, कई लोग जानते होंगे। कन्नौज के मौखरी, ठीक है ना, शासक की पुत्री थी। किसकी? सूर्यवर्मा की। ठीक, सूर्यवर्मा की पुत्री थी। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तराधिकारी किसका था? हर्षगुप्त वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। क्लियर? ही मैरिड टू वाष्टा देवी, डॉटर ऑफ कन्नौज मौखरी रूलर सूर्यवर्मा। क्लियर? अब आगे चलेंगे इसके बारे में, हर्षगुप्त के बारे में। चूंकि हर्षगुप्त ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं, उनकी जो मृत्यु जल्द हो जाती है। ही डिडंट लिव फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम ही डाइड। तो ये जो है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु होने पर इनकी याद को, ठीक है, इनकी याद को जीवित रखने के लिए इनकी याद में वाष्टा देवी के द्वारा, किनके द्वारा? वाष्टा देवी के द्वारा सिरपुर, ये जो लक्ष्मण मंदिर है ना सिरपुर का, इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। वाष्टा देवी के द्वारा सिरपुर में, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का एक लक्ष्मण, ठीक है, क्या लक्ष्मण लिखने नहीं आ रहा यार, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? वाष्टा देवी के द्वारा किया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसे कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है, निर्माण का जो कार्य है, वो स्टार्ट किया गया था वाष्टा देवी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? वाष्टा देवी के द्वारा। लेकिन असलियत में ये है कि सिरपुर के जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसको पूर्ण कराने का काम इनके पुत्र, क्योंकि वाष्टा देवी के एक पुत्र था, किनका? हर्षगुप्त और वाष्टा देवी से एक पुत्र हुआ था। ठीक है, जिनका नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बहुत फैक्ट्स अभी हमने पढ़ने बाकी है। ठीक, तो वाष्टा देवी जो है, हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में, ठीक है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? सिरपुर में। जिसे पूर्ण करने का काम इनके पुत्र, जो आगे आएगा महाशिवगुप्त, ठीक है, ठीक, महाशिवगुप्त के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने किया? तो आंसर वाष्टा देवी ही होगी। क्लियर है? तो एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं, हो सकता है। ठीक है, तो ये उत्तराधिकारी किसका था? चंद्रगुप्त का था। ठीक है, इन्होंने वाष्टा देवी से विवाह किया हुआ था। वाष्टा देवी कौन थी? कन्नौज मौखरी शासक सूर्यवर्मा की पुत्री थी। और इसकी मृत्यु देखेंगे, हर्षगुप्त जो है ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी याद को, ठीक है ना, जीवित रखने के लिए उनकी याद में वाष्टा देवी के द्वारा सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसको कंप्लीट करने के कार्य, ठीक ना, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड बाय महाशिवगुप्त। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। तो महाशिवगुप्त के द्वारा उन्हें कंप्लीट करने का काम किया गया है। ठीक, तो ये तो रहा आपके हर्षगुप्त के बारे में। ठीक है, लेकिन यही काम नहीं होता है, अब आपको किसके बारे में पढ़ना है? लक्ष्मण मंदिर के बारे में, यही भी डिटेल पढ़ना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको लास्ट में बताऊँ। जैसे लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का प्रारंभ किसने किया था? वाष्टा देवी ने पूर्ण करने का काम किसने किया है? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया है। यहाँ ये जो लक्ष्मण मंदिर बनी है, वो लाल ईंटों बनी नागर शैली से बनी हुई है। इट इज़ अ विष्णु टेम्पल एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड, या फिर पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर्स, या फिर ये बोल सकते हो उत्तर गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है, उसका यहाँ एक उदाहरण है। कौन सा? ये सब चीज़ मैं एक एक करके आपको लिखवाऊंगा। क्लियर है? तो मैं लास्ट में करूँगा, ये कभी नहीं बोलेंगे कि बस इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं आपके दिमाग को भी साथ में जो बिल्ड करते जा रहा हूँ कि इस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं और जो पहले से पढ़ लिख चुके हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये रिवाइज के तौर पर रहेगी। तो आगे हम लोग चलते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन पे। ठीक, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में देखेंगे। तो अगला शासक आपको महाशिवगुप्त रहेगा। महाशिवगुप्त के बारे में आप एक बार सोच के देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो शुरुआती लेवल होता है, इसका जो नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन भी कहते हैं। इनका नाम बालार्जुन क्यों पड़ा? ठीक है, और इसके बारे में इसके शासनकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 595 टू 655 AD, इसके यहाँ तक इसका शासनकाल रहेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट, इनकी उपाधि क्या हो सकती है, इसकी मुद्रा क्या हो सकती है, समझ रहे हो, फिर इसकी राजधानी क्या हो सकती है। क्लियर है? तो ये एक ही चीज़ों पे आपको बात करना है, तो आप खुद से, ठीक है ना, खुद से सोचने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हर एक शासक का रहता है। ठीक, कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, इसकी उपाधि क्या थी, क्लियर है, इनकी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी। आप छोटे छोटे सब टॉपिक में देखेंगे तो इनकी इंट्रोडक्शन ऐसे ही खत्म हो जाता है। इन्हें बालार्जुन क्यों कहा जाता था?
इनका शासनकाल क्या था। हालांकि आप बोलोगे कि शासनकाल तो किसी का नहीं पढ़ा है वो, ठीक है, लेकिन ये महासिगुप्त बालार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक। इनका शासनकाल क्या था, तो एक एक चीज़ आप इसको भरते जाओ, इसकी उपाधि क्या थी इसको देखेंगे। इन्होंने परम महेश्वर, ठीक है, परम महेश्वर की उपाधि, या फिर इसे परमेश्वर नाम से भी पूछ के आ सकता है, इसको लिख लो आप, ठीक। परम महेश्वर या परमेश्वर, ही होल्ड द टाइटल ऑफ परम महेश्वर आर परमेश्वर। मुद्रा देखेंगे, इनकी जो स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा हमें बालपुर शक्ति से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। हिज गोल्डन कॉइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, बालपुर शक्ति। वहाँ पे देखेंगे, वहाँ जो है त्रिशूल का चिन्ह, ठीक है, त्रिशूल का चिन्ह अंकित है इनके, कहाँ पे, इनके स्वर्ण मुद्रा पे त्रिशूल, सिंबल त्रिशूल वॉज मार्क्ड ऑन देयर, ठीक है ना, गोल्डन कॉइन्स, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसकी राजधानी सिरपुर थी। लेकिन इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिरपुर इनके शासनकाल के समय, जो इसकी क्या है, राजधानी है सिरपुर, इनके शासनकाल के समय सिरपुर की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। और सिरपुर जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक। तो मैंने क्या कहा, सिरपुर के बारे में दो चीज़ और देख लेना है। तो राजधानी सिरपुर थी, दो एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। सिरपुर को देखेंगे, सिरपुर, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और इसकी जो महिमा है, सिरपुर की जो महिमा है, ये काफ़ी दूर दूर तक फैली थी। किसके शासनकाल में, अब ये पूछा भी गया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। बालार्जुन कहने के पीछे का कारण यह है कि ये बचपन से, ठीक है, इसके नाम देखेंगे बालार्जुन, बाल्यकाल से अर्जुन होना। अर्जुन मतलब जो धनुर्विद्या में पारंगत रहे, धनुर्विद्या में निपुण रहे, ठीक है ना, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, अर्जुन की संज्ञा दे देते हैं। तो इस प्रकार से बालार्जुन कहा गया। तो बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही ये जो है धनुर्विद्या में, ठीक, धनुर्विद्या में निपुण थे, पारंगत थे। यही कारण है कि इसे क्या कहा गया, बालार्जुन हम लोग कहते हैं। शासनकाल जैसे कि मैंने कहा है कि 595 to 655 एडी इसका शासनकाल रहा है। तो ये आपकी शुरुआत लेवल पे बात होनी चाहिए। एक चीज़ और, एक किसके उत्तराधिकारी हैं, हर्षगुप्त का, ठीक है, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ हर्षगुप्ता। क्लियर है, हर्षगुप्त का क्या है, उत्तराधिकारी। अब हम लोग जो महाशिवगुप्त के बारे में आगे और चले, ये आपके इनिशियल लेवल पे ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, जो अभी हमने बात की बहुत इंपॉर्टेंट, बस ऐसे सोचते जाएंगे। मुद्रा, उपाधि, ठीक है ना, इसकी जो आपका राजधानी है, राजधानी के बारे में डिटेल, बालार्जुन कहने के पीछे कारण शासनकाल है, ठीक है। अब सब टॉपिक सोचेंगे तो ऐसे याद आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इनके बारे में अभिलेखों पे, ठीक, अभिलेखों पे चलते हैं। अभी यू के ताम्रपत्र देख लेंगे इसके बारे में। इनके जो है हमें 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, 27 कॉपर प्लेट्स ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। ये जो सिरपुर से ही प्राप्त हुए, सिरपुर से हमें 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिरपुर। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करो, ये 27 ताम्रपत्र है। अब तक हमने किसी भी शासक के बारे में इतने ताम्रपत्र नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन या फिर आगे लाइन यही है कि अब तक के, ठीक है, ये नंबर जो है अब तक के किसी भी शासक का, ठीक है, किसी भी शासक का, ठीक है, ताम्रपत्रों में से अधिक है, किसी भी शासक के ताम्रपत्रों में से अधिक है। मतलब यही है कि इतना ह्यूज ना, इतना बड़ा जो आपका संख्या है 27 ताम्रपत्र, जो कि अब तक हमने पढ़ा है जितने भी शासकों के, ठीक है ना, ताम्रपत्र पढ़ा है उनसे बहुत ज़्यादा है, उनसे ये अधिक है, नहीं भूलेंगे। तो ये 27 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं। अब इनके ताम्रपत्र एक मल्हार से प्राप्त हुआ है, इनके ताम्रपत्र, ठीक है ना, मल्हार से प्राप्त है, बोंदा से प्राप्त हुआ है, ठीक, इनके एक ताम्रपत्र बोंदा से हमें प्राप्त हुआ है। और जो बोंदा स्थित ताम्रपत्र है, यहाँ एक उल्लेख यहाँ है कि बोंदा स्थित ताम्रपत्र में गांव दान देने का उल्लेख है, ठीक है, गांव दान देने का ये बोंदा स्थित ताम्रपत्र में हमें नजर आता है। तो अभिलेखों में देखेंगे ताम्रपत्र 27 ताम्रपत्र हमें सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। अब तक के किसी भी शासक के ताम्रपत्रों से ये जो संख्या है 27 अधिक है। मल्हार से हमें ताम्रपत्र एक प्राप्त हुआ है, बोंदा से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसको आपको नहीं भूलना है। क्लियर, तो ये तो रहा आपके अभिलेखों पे। महाशिवगुप्त के बारे में देखें, अच्छा मैं तिवर के बारे में एक चीज़ शायद आपको बताना भूल गया हूँ, क्लियर है, लेकिन मैं इसके बारे में बताया हूँ, जो शुरुआत लेवल पे बताया था कि तिवर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं जिक्र करूँगा किसकी, तिवर के बारे में एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, वो है इनके शासनकाल को उत्कर्ष का काल कहा जाता है। क्लियर है, बिकॉज ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कोसल टू उत्कल, या फिर उत्कल टू कोसल, या और बहुत क्षेत्रों में इन्होंने अपने जो साम्राज्य को, ठीक है, विस्तारित किया था। दैट इज़ वाई हिज रूलिंग पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द ग्लोरीफाइड पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, यही कारण है कि इनके तिवर देव के शासनकाल को उत्कर्ष, पांडुवंश के उत्कर्ष का काल कहा जाता है। इसे पांडुवंश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। जो हम लोग सिरपुर के सोमवंश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक।
तो सिरपुर सोमवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, हालांकि हेडिंग में सिर्फ सोमवंश डाला हूँ। मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि हमें किसके बारे में अभी बात करनी है, ठीक। तो ये तो रहा आपके तिवारदेव के बारे में लिख लेंगे। इसके काल को उत्कर्ष का काल कहा जाता है, बस इतना याद रखेंगे वनडे एग्जाम के लिए। यदि आपको पूछा जाए इनके काल को उत्कर्ष का काल क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्कल, कोसल और अन्य क्षेत्रों में भी किया था, या फिर उत्कल से कोसल या फिर कोसल से उत्कल तक किया था और अन्य क्षेत्रों में भी किया था। यही कारण है कि इनके शासनकाल को पांडु वंश का उत्कर्ष का काल कहा जाता। तो अब आगे देखेंगे आपका कौन सा रहेगा, महाशिवगुप्त, ठीक है, महाशिवगुप्त या फिर महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी बात हो चुकी है। इनके शासनकाल को, ठीक है ना, इनके पूरे शासनकाल को पांडु वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। और किसी भी शासक के काल को स्वर्ण काल कहना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो शासक काफ़ी योग्य थे, काफ़ी महान थे। काफ़ी महान होने का मतलब यह है कि वो उसको धर्म निरपेक्ष भी होना पड़ेगा, सभी धर्मों पर प्रति सहिष्णुता भी रखनी पड़ेगी और चहुमुखी विकास को दर्शाना भी पड़ेगा, तभी उसके शासनकाल को हम स्वर्णकाल कह सकते हैं। अब इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहने के पीछे का कारण यही है कि इनके शासनकाल में चहुमुखी विकास हुआ है, ठीक है। अब बस एक चीज़ याद रखो, इनके शासनकाल को पांडु वंश का स्वर्णकाल कहते हैं। वनडे एग्जाम के लिए इनफ है, लेकिन आप कारण के साथ याद रखो, हो सकते हो कारण के साथ भी पूछ दे, स्टेटमेंट में पूछ दे। तो इनका शासनकाल, ठीक है, चहुमुखी विकास को दर्शाता है। इनका शासनकाल, ठीक है ना, धार्मिक सहिष्णुता का शासनकाल था। ये धार्मिक रूपेण सहिष्णु थे, सभी धर्म के प्रति उदार रखते थे, मतलब ये सभी धर्मों के प्रति उदार थे। क्लियर है। यहाँ तक कि आपने लिख ली होगी, नोट कर ली होगी। एक चीज़ और, ये खुद शैव थे। एक्चुअल पता है, इनके जितने भी पूर्वज थे ये सब के सब वैष्णव थे। दे वर फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। बट महाशिवगुप्त बाला अर्जुन वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। इनके सभी पुत्र इनके सभी पूर्वज, क्लियर है, इनके सभी पूर्वज क्या थे, मैंने कहा है वैष्णव थे। क्लियर है। ये यार टाइम के ध्यान रखने में, क्लियर है, ये वैष्णव थे, ठीक। टाइम ज़्यादा होता है तो उसका आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीख आप ही रहे हैं, पढ़ आप ही रहे हैं, कंटेंट आप ही को मिल रहा है और समझ आप ही रहे हैं और स्मार्ट तरीके से भी पढ़ आप ही रहे हैं। तो ये आपके लिए यूटिलाइज है, ठीक है। इसको टाइम वेस्ट के तौर पर ना लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन होने के नाते मुझे डर लगते रहता है कि ज़्यादा टाइम हो गया, लंबी वीडियो हो गई तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। क्लियर है। तो उस चक्कर में अपना बेस्ट देने से भी मैं चूक सकता हूँ। क्लियर है। तो थोड़ा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा इनके पूर्वज क्या थे, वैष्णव थे, ठीक है, वैष्णव थे। इसके बावजूद भी ये जो महाशिवगुप्त हैं, इन्होंने शैव धर्म को अपनाया था, शैव धर्म के अनुयायी थे। और ये शैव धर्म के अनुयायी होते हुए भी दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, ठीक है। अतः यह धर्मनिरपेक्ष थे, ठीक है ना। ये जो है आप बोल सकते हो टॉलरेंस थे। क्लियर है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी, आपको समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता था। लेकिन सिर्फ एक कारण है, जो धर्मनिरपेक्ष होना, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ठीक है ना, सहिष्णुता रखना या फिर सहिष्णु रहना, ठीक है ना, ये एक कारण। लेकिन मेन कारण क्या है, चहुमुखी विकास को दर्शाना, ठीक है। ये चहुमुखी विकास को इनके शासनकाल में चहुमुखी विकास देखा गया। सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र एरिया हो सकता है विकास के, सभी दिशाओं में, ठीक है ना, चहुमुखी विकास देखा गया। यही कारण इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आप देखेंगे स्थापत्य कला में स्वर्ण युग कहा जाता है, मंदिरों के निर्माण में स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है, क्योंकि इनके द्वारा अनेक, ठीक है ना, आप बोल सकते हो आपका जैन विहार हो गया, बौद्ध विहार हो गया, ठीक है, शिव मंदिर हो गया, इनका निर्माण कराया गया है। अब आगे देखेंगे, ठीक। तो मैं इसको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक कारण तो आपको समझ में आ गया है, क्लियर है। मैंने कहा है इनके शासनकाल को, ठीक है ना, पांडु वंश का स्वर्णकाल कहा जाता था। अब क्वेश्चन आ जाए क्यों कहा जाता था। पहला चीज़ मैंने बताया है क्या, चहुमुखी विकास, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। और इसी के साथ मैंने धर्मनिरपेक्ष को जोड़ के बताया, मतलब धर्मनिरपेक्ष थे ऐसा मैंने कहा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष तो मैंने भी, तो ये सहिष्णु, इनके धार्मिक सहिष्णुता के बारे में मैं बताया है। एक चीज़ और बताया है, ये धर्म क्या कौन से धर्म के थे, शैव धर्म के थे। इनके पूर्वज कौन से धर्म के थे, अब तक आपने पढ़ाया है, वो वैष्णव धर्म। क्लियर। एक कारण मैंने आपको बता दिया है स्वर्णकाल से रिलेटेड। दूसरा चीज़, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, यहीं से निकलता है कि ये, ठीक है, इनके काल को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी धर्मों के प्रति क्या थे, उदार थे। तो पहला धर्म आप लिखेंगे जिनके बारे में हम देखना है, वो पहले ही रहेगा आपका शैव, ठीक है।
दूसरा आप लिख सकते हो, इससे हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हो वैष्णव, क्लियर है, वैष्णव हो जाएगा। तीसरा आप लिख सकते हो बौद्ध। हम लोग बौद्ध से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में, ठीक है ना, अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। ही बिल्ट मेनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जिसे आप कहते हैं, अनेक बौद्ध, क्या कहा मैंने, विहारों का। ये संघराम, जो आपने संघराम पढ़ा होगा, जो कि 5 मंजिला संघराम, ठीक है, तो ये रहने का है, बौद्ध भिक्षुकों को रहने का जगह है, ठीक है ना, उसे विहार कहा जाता है। तो बौद्ध विहारों का निर्माण, अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत लिखेंगे। वैष्णव धर्म देखेंगे तो इनके द्वारा जो है, ठीक है, आपने देखा होगा, इनके द्वारा देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में एक चीज़ देखेंगे। आप इसको ना, आप लक्ष्मण टेम्पल्स ले सकते हैं। निर्माण कार्य वासुदेव ने स्टार्ट किया था और उसके पूर्ण करने का काम किसने किया है, महासिगुप्त बालार्जुन के द्वारा। तो वैष्णव धर्म में एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि इन्होंने, ठीक है ना, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है, सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण कराने का कार्य किया है। क्लियर है। शैव धर्म के बारे में देखेंगे, इन्होंने तो कई शिव टेम्पल का निर्माण किया है। ही बिल्ड मेनी शिव, ठीक है, मेनी शिव टेम्पल, एक, ठीक है, शिव मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब शिव मंदिर का निर्माण बहुत सारे किया गया है। जैसे देखेंगे पलारी में, ठीक है, पलारी में आप देखेंगे तो सिद्धेश्वर महादेव की जो मंदिर है, ये पलारी में इन्होंने किया है। दूसरा चीज़ देखेंगे तो गंधेश्वर महादेव की जो आपका टेम्पल है, मंदिर है, वो सिरपुर में किया गया है इनके द्वारा। बालेश्वर महादेव की इनके द्वारा किया गया है। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे जो आपका रहेगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा डंडल या फिर डंडल देव, ऐसा कुछ है, ठीक है, अंडल देव है चलो, ठीक, अंडल देव, ये भी महादेव या फिर ठीक है ना, शिव मंदिर है, इनका निर्माण कराया गया है। ठीक, तो ये बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराना, ठीक है, ये मंदिर मैं लास्ट में इसको लिखवा भी दूंगा कितने सारे इन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। 3-4 चीज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया और वही एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा और मैं लास्ट में लिखाऊंगा, क्योंकि आपको लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा देखना है, लक्ष्मण मंदिर के बारे में थोड़ा सा देखना है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा देखना है, उसी के साथ में मैं शिव मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आप क्लियर करेंगे तब आपका जाके ख़त्म होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। एक चीज़ और, इनके शासनकाल में 639 ईस्वी में, क्लियर है, 639 ईस्वी में 7वीं शताब्दी में, क्लियर है, एक चीनी यात्री हुए, ठीक है, वेनसांग, उन्होंने छत्तीसगढ़ की या फिर बोल सकते हो दक्षिण कोसल की यात्रा की थी। इवन उन्होंने मल्हार और सिरपुर दोनों की यात्रा उन्होंने की थी। बस इतना याद रखो, इतनी लिख के आप रखो। तो सोमवंश के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ तक कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है इनके शासकों के बारे में। अब हमें 3-4 चीज़ पे और पढ़ना है, ठीक है। शायद वीडियो लंबी हो रही हो, अगली वीडियो में बताऊँ या फिर यहीं पे इसको, ठीक है ना, जोड़ने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आपको अगली क्या पढ़ना है, मैकाल के पांडुवंश, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो उसके साथ करके हम लोग वीडियो को मैनेज कर लेंगे। तो इनके जो यहाँ के जो चीज़ें बचेगी वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। ये यहाँ तक ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ हमें जिक्र हुआ है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जिक्र हो गया है, लक्ष्मण मंदिर का जिक्र हो गया, तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों मैंने तो वर्बल तौर पे आपको बताया भी है। आपका वेनसांग के बारे में जानना पड़ेगा, इनकी यात्रा वृत्तांत होगा शिव की, जहाँ पे ये छत्तीसगढ़ को क्या सलो बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत कुछ है, इनके एक कथन रहेगा, ठीक है, इनके जो कथन स्टेटमेंट को हमें देखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आगे आपको पढ़ना है 3 चीज़, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और इसकी यात्रा वृत्तांत, या फिर जो आपके चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रेवलर जो कौन है, वेनसांग, इनके बारे में। ये 3 चीज़ों पे आपको कल और चर्चा करनी है। और साथ में मैकल के पांडुवंश को मैं ख़त्म करूँगा या फिर सोमवंश को मैं ख़त्म करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ भाई आपको अब तक वीडियो पहुँच रही है और अच्छे से आपको आपकी हेल्प हो रही है, और उससे मोटिवेट आता है। तो मुझे लगता है कि और आपको पढ़ाया जाए आगे, और आपके लिए वीडियो ऐसी लाई जाए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये पूरी हिस्ट्री आपकी फ्री में चलेगी। ऐसा नहीं कि आगे पैसा लूँ, हमेशा मैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तत्पर रहूँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।